अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 इन दिस लेक्चर। फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट आर एजियोट्रॉप मिक्सचर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं एजियोट्रॉप मिक्सचर्स होते क्या हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स जो कि डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो सकते प्योर कंपोनेंट्स के अंदर। आसान लफ्जों में मैंने आपको बताया, दो कंपोनेंट्स हैं, उनको मिक्स किया और एजियोट्रॉप मिक्सचर बन गया। अब उनको डिस्टिलेशन से पास करेंगे तो वो विदाउट चेंज इन कंपोजिशन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मसलन अगर उनकी कंपोजिशन है 1090 तो वेपर्स भी 1090 के बनेंगे। यू कैन नॉट सेपरेट देम इनटू प्योर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन, द सॉल्यूशन, ठीक है। एजियोट्रॉप मिक्सचर्स वो सॉल्यूशंस होते हैं विच डिस्टिल, जिनकी अगर डिस्टिलेशन की जाए तो वो डिस्टिल कैसे होते हैं, विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। तो इसका मतलब दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। अच्छा, इनको ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको रेफर करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी के। इस पार्ट के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि वेयर दीज कंपोनेंट्स आर लोकेटेड इन ग्राफ एंड व्हाई दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। So this is a difference between those mixtures which can be separated and those who cannot be separated. So question number 8 part B से जो previous lecture है उसके अंदर आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। So let's go towards the part B of question number 9. So इसको रिमूव कर देते हैं। Question number 9 का part B, explain the effect of temperature on phenol water system. Part B, effect of temperature on phenol water system। देखिए, इसको समझाने के लिए ना मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये मेरे पास एक फ्लास्क है राउंड बॉटम, और इसके अंदर मैंने पहले फिनोल डाला। फिनोल ऐड कर लेते हैं। ये ले, मैंने फिनोल ऐड कर दिया 25 डिग्री पे, और उसके बाद वाटर ऐड किया। वाटर जब मैंने ऐड किया ना तो वाटर की लेयर ऊपर बनेगी और फिनोल की लेयर नीचे बनेगी। अब ये है 25 डिग्री पे दो लेयर्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो ऊपर वाली लेयर है और जो नीचे वाली लेयर है, दोनों कॉन्जुगेट लेयर्स हैं, और इन्होंने एक दूसरे कंपोनेंट्स का, यानी कि ऊपर वाली लेयर ने नीचे वाले कंपोनेंट का और नीचे वाली लेयर ने ऊपर वाले कंपोनेंट का एक खास हिस्सा डिसॉल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन अपीयर्स, ये टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इन दो कॉन्जुगेट लेयर्स को क्या होगा। देखिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता यूं है कि ये जो कॉन्जुगेट लेयर्स है ना, ये एक दूसरे में सोलेबिलिटी इंक्रीज कर देती हैं। रेड वाला ब्लू में मिक्स होना शुरू हो जाता है, यानी कि फिनॉल वाटर में मिक्स होना शुरू हो जाता है, और वाटर फिनॉल में मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से दे स्टार्ट मूविंग और डिसॉल्विंग इनटू ईच अदर। अच्छा, अब उससे क्या होगा, ये एक दूसरे में मिक्स होना शुरू हो गए। आप टेम्परेचर बढ़ाते गए। जब आप टेम्परेचर 65.9 डिग्री पे आए तो क्या हुआ, इसको दोबारा ड्रा कर लेते हैं। जब आप टेम्परेचर 65.9 डिग्री पे आए तो क्या हुआ, अब ना ये दोनों होमोजीनियसली मिक्स हो गए, यानी कि फिनॉल और वाटर जो हैं वो एक दूसरे में मुकम्मल तौर पे मिक्स हो गए। ये ले स्टूडेंट, ये जो इनकी मुकम्मल तौर पे एक दूसरे में मिक्सिंग है, ये शो करती है कि अब दो लेयर्स नहीं बची बल्कि वो होमोजीनियसली मिक्स हो गए हैं। अब ये जो आपके पास
बनी है कंसंट्रेशन, ये एक सोल्यूशन है और इसमें कंसंट्रेशन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इस पूरे सोल्यूशन को जो होमोजीनियस बन गया जिसमें लेयर खत्म हो गई है उसमें वाटर और फिनोल की कंसंट्रेशन देखते हैं। जो फिनोल है वो है 34% इस होमोजीनियस सोल्यूशन में और 66% जो है वो वाटर है। सो हुआ क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे पॉजिटिव आया है, यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी एक दूसरे में इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से किस में कन्वर्ट हो गया, होमोजीनियस सोल्यूशन के अंदर। तो इस टेम्परेचर को जिस पे आके ये एक दूसरे में होमोजीनियसली मिक्स हो गए हैं, सिंगल सोल्यूशन बना लिया, लेयर्स खत्म हो गई हैं, एट दैट टेम्परेचर शुड बी कॉल्ड अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, होमोजीनियसली मिक्सिंग पे जो टेम्परेचर आया उसे कहेंगे अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर, और उसकी जो वैल्यू है वो है 65.9 डिग्री। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और दूसरा व्हाई दे आर कॉल्ड सो, मींस उनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों कहा जाता है। असल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उनको कहा क्यों जाता है और वो क्या होती हैं, दिस इज एक्चुअली द आंसर। वो डिपेंड करता है कि आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसीलिए कहता हूं क्योंकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट, या नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट, या नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स प्रोबेबली मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, इस पर डिपेंड करती हैं। सो colligative properties are called so, properties are called because they depend upon number of particles of ions or molecules of solute and solvent, means number of particles of solvent too। अब ये इस वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। फॉर एग्जांपल आप 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम यहाँ लिख लेते हैं यूरिया, और 18 ग्राम ग्लूकोज, ये अलग-अलग एक एक लीटर पानी में हल करें तो दोनों का जो इफेक्ट होगा किस पे, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे, वो सेम होगा। क्यों, 6 ग्राम ऑफ यूरिया का मतलब है 6.02 10⁻22 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 18 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज का भी यही मतलब है, 6.02 10⁻22 पार्टिकल्स। तो इट मीन इनका पार्टिकल सेम है, लिहाजा इनका इफेक्ट सेम है। हालांकि इनका मैथ सेम नहीं है, लेकिन इनके पार्टिकल सेम होने की वजह से इनका इफेक्ट जो है वो सेम आया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द पार्ट बी। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ Kb एंड Kf वैल्यूज फॉर सॉल्वेंट। ओके, अब हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को जज करते हैं कि क्या होगी। असल में इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, Kb है क्या, Kb है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर एनी सॉल्वेंट। इसे एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये क्या बताता है, ये बताता है हमें कि बॉइलिंग पॉइंट ये बताता है क्या स्टूडेंट्स, ये हमें बताता है कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कितनी एलिवेशन होगी। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बताता है व्हेन 1 मोलल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। मतलब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर आप 1 मोल सोल्यूट डाल के 1 मोलल सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेकर, तो होगा क्या, ये बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन कितनी होगी ये Kb से पता लगती है।
यानी कि एक्चुअली Kb की वैल्यू जो है ना वो जितनी ज्यादा होगी ना उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा। ये याद रखनी है आपने बात, इस पे आपने फोकस रखना है कि Kb, मतलब मैं कह देता हूँ वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है फॉर Kb 0.52 डिग्री है, और फॉर एनी एक्स सॉल्वेंट, कोई रैंडम सा सॉल्वेंट, आई डोंट वांट टू गिव यू एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट, वाटर की मैंने दे दी है, से एनी अदर सॉल्वेंट है उसकी है 1.75 डिग्री पर मोलल सॉल्यूशन। तो Kb की वैल्यू जो एनी रैंडम लिक्विड है ना वो ज्यादा है फॉर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 तो 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने पे उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 81.75, लेकिन वाटर का इतना नहीं इंक्रीज करेगा। सो Kb की वैल्यू एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन बताती है जब 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द Kf वैल्यू। Kf is a cryoscopic constant। अच्छा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या बताता है? दैट इज वेरी स्ट्रेंज कि क्रायोस्कोपिक का वर्ड असल में एल्यूमिनियम की एक और होती है क्रायोलाइट, ये उससे भी मिलता जुलता है समहाउ। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या बताता है? इट टेल्स यू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या बताता है आपको? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट when 1 molar solution is prepared। अब इसकी एग्जांपल इस तरह, इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन इस तरह हो सकती है, जितना Kf ज्यादा होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगी। ये एरो है, ये मैं उल्टा लगाऊंगा, ये आपको शो कर रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो उतना कम होगा, उतना कम होता जाएगा। जितनी ये वैल्यू ज्यादा होगी उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। मसलन अगर किसी की फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है 2 डिग्री, यानी Kf वैल्यू है 2 डिग्री पर मोलर सॉल्यूशन, तो दैट मीन्स कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 है तो वो फिर -2 हो जाएगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट लेट्स सोल्व क्वेश्चन नंबर 11। हाउ डू यू एक्सप्लेन द lowering ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या चीज? वेपर प्रेशर का कम होना। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बड़ा सादा सा तरीका है, 2 कंटेनर लेते हैं, 2 कंटेनर, और यहां भी एक कंटेनर लेते हैं, यहां भी एक कंटेनर लेते हैं, और दोनों को हम क्या करते हैं, 1 लीटर वाटर के साथ 1 किलोग्राम वाटर या 1 लीटर वाटर, चूंकि दोनों सेम होते हैं फॉर वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी सेम होती है, ये दोनों में मैंने क्या ऐड किया है? 1 किलोग्राम वाटर। इसमें भी ऐड क्या किया मैंने? 1 किलोग्राम वाटर। अब मैं करता क्या हूं? मैं करता ये हूं, मैं ए वाले बीकर के अंदर 1 मोल ग्लूकोज डाल देता हूं। कितना हुआ? 180 ग्राम। 1 मोल ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया, ये ले, ये मिक्स हो गया इसके अंदर। और मैं दूसरे वाले जो हमारे पास बीकर है बी, इसके अंदर ऐड कर देता हूं 1 मोल यूरिया। वो कितना हुआ? 60 ग्राम। ये मेरे पास दोनों बन गए 1 मोलल सॉल्यूशन। ये दोनों क्या बन गए हैं? 1 मोलल सॉल्यूशन। ये भी क्या बन गया? 1 मोलल सॉल्यूशन। प्योर वाटर का मैंने वेपर प्रेशर फाइंड कर लिया था। प्योर वाटर का सॉल्यूशन बनाने से पहले वेपर प्रेशर फाइंड कर लिया था। मैं अज्यूम कर लेता हूं वो वेपर प्रेशर आया था 200 मिलीमीटर मरकरी के करीब। जब मैंने ये सॉल्यूशन बनाए और फिर दोनों का वेपर प्रेशर फाइंड किया, तो टेक्निकली होना यूं चाहिए था कि 180 ग्राम ग्लूकोज, मुझे लग रहा है कि मैस ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा कम होना चाहिए था और 60 ग्राम का कम होना चाहिए था।
वेपर प्रेशर कम, लेकिन हुआ क्या, बोथ शो सेम लोअरिंग, यानी कि कम होना ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि आपने एक जगह 180 ग्राम डाला, दूसरी जगह 60 ग्राम यूरिया डाला, लेकिन दोनों का वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का एक जैसा कम हो गया। 200 मिलीमीटर मरकरी था से वो 180 मिलीमीटर मरकरी हो गया दोनों का। इसका मतलब मैस पे नहीं डिपेंड कर रहा। फिर इनकी क्या चीज सेम है जिस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल। इसका 1 मोल है, यानी कि 1 मोल के अंदर 6.02 10⁻23 पार्टिकल है। इसका भी 1 मोल है, तो उसमें भी कितने पार्टिकल है, 6.02 10⁻23। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका एक ही मतलब बना, वो ये मतलब बना कि आपके 6.02 10⁻23 दोनों सेम पार्टिकल होने की वजह से वेपर प्रेशर एक जैसा कम हुआ। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर का कम होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, ना कि इस बात पे कि कौन सा सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट है, बल्कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला सॉल्यूट है। So let's move on towards the part B of this question. How do we measure the molar mass of non-volatile, non-electrolyte solute in a volatile solvent? अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा फार्मूला था जिसमें हम मोलर मैस ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 फार्मूले थे, जरा उसको देखते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डेवलप कर लेता हूँ। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि ये मोलर मैस हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट को हम शो ऑफ करते हैं विद M2, इससे शो ऑफ करते हैं। ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, बड़ा आसान फार्मूला है, देखते हैं जरा। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे, हम फाइंड करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के जरिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास जो M2 का फार्मूला है, यानी कि M2 कैलकुलेट करने का तरीका है, वो क्या है, M2 इज इक्वल टू KB ओवर डेल्टा TB मल्टीप्लाई बाय W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब जरा इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यह KB क्या शो कर रहा है, KB एक्चुअली इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। KB किसको इंडिकेट कर रहा है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट को। डेल्टा TB किसको इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा TB इंडिकेट कर रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज V। और जो हमारे पास W2 है, W2 जरा स्पेस बना लेते हैं ताकि हम दूसरा फार्मूला भी एटलीस्ट लिख सकें। जो W2 है वो इंडिकेट कर रहा है mass of solute added in solution। W1 किसको इंडिकेट कर रहा है, mass of solvent added in solution। ये दोनों आपने ग्राम्स में लेने हैं, ये बात याद रखिएगा। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के जरिए, फ्रीजिंग पॉइंट के जरिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें, उसके जरिए इसकी जो वैल्यू निकलेगी ना फ्रीजिंग पॉइंट के जरिए, वो क्या निकलेगी, जरा उसको भी लिखते हैं। M2 इज इक्वल टू KF ओवर डेल्टा TF W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसमें KF क्या है, KF इज एक्चुअली cryoscopic constant, which is actually indicator of how much depression in freezing point is done by adding 1 mole of solute in 1
किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डेल्टा टीएफ क्या है? डेल्टा टीएफ इज एक्चुअली चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी कैन कैलकुलेट द मोलर mass of solute by freezing point depression and by boiling point elevation. आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।